9 बजने को थे जब मैं बेड के नीचे से निकला। गडरी को बेड के नीचे ही छोड़ दिया कि वहां पहले भी किसी ने नहीं झांका था। यूं भी अगर बेड को हटाया जाता तो मेरे खून के दाग जाहिर कर देते कि वहां कोई छुपा रहा था। अलबत्ता गालिब गुमान यही था कि वहां अब एजेंसी के किसी बंदे का आना मुहाल था कि उनके तई हदफ हलाक करके वो मकसद पूरा कर चुके थे। अब घर के मकीन ही ने आकर मकान संभालना था। जाते हुए उन्होंने रोशनी बुझाने की जहमत न की थी, न किसी कमरे के दरवाजे को बंद करना गवारा किया था। सिर्फ घर के दाखिली दरवाजे को कुफल करने पर इक्तिफा किया था। वहां ढूंढने पर यकीनन कुछ न कुछ खाने को मिल जाता, और कुछ नहीं तो खुश्क राशन तो जरूर मिल जाता, मगर किसी की आमद के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता था। और मेरी हालत ऐसी थी कि सही तरीके से चल नहीं सकता था तो जान छुड़ा कर भागता कैसे। पाइप के सहारे चलता हुआ मैं सहन में पहुंचा। दाखिली दरवाजे से निकलना मुझे मुनासिब मालूम नहीं हुआ था। नजरें घुमाकर मैंने सहन का जायजा लिया और दाहिनी दीवार की तरफ बढ़ गया, जहां लोहे के फ्रेमों में गमले रखे हुए थे। इन फ्रेमों की शक्ल रैक नुमा थी। हर फ्रेम के 3 खाने थे और हर खाने में 4 गमले सजे हुए थे। इन फ्रेमों की मदद से मैं आसानी से दीवार उबूर कर सकता था। अगर जख्मी न होता तो ऐसे सहारे ढूंढने की कभी जरूरत न पड़ती, मगर तब मेरी रान फोड़ा बनी हुई थी और दीवार चढ़ना तो कुजा मुझे हमवार जमीन पर चलने में सख्त दिक्कत हो रही थी। एक फ्रेम के करीब होकर मैं पाइप की मदद से कोशिश करके फ्रेम के तीसरे खाने पर पहुंच गया। इस मुशक्कत में पांव की बजाय मैंने हाथों का ज्यादा इस्तेमाल किया था। दीवार के सिरे पर चढ़ने तक मुझे दांतों पसीना आ गया था। दीवार की ऊंचाई बमुश्किल 8 फुट होगी, जो मेरे लिए नांगा पर्वत साबित हुई, वरना दौरान तरबियत 9 फुट की दीवार हम भागते हुए सर करते थे। आर्मी की मुख्तलिफ तरबियतों में असॉल्ट कोर्स भी शामिल है, जिसे आप रुकावटों भरी दौड़ कह सकते हैं। 1 मील की हुदूद में मुख्तलिफ रुकावटें बनाई जाती हैं, जिन्हें छोटे झोले और हथियार के साथ भागकर उबूर करना पड़ता है। इख्तिताम पर हदफ पर 5 गोलियां भी फायर की जाती हैं। दीवार के ऊपर लेटकर मैंने दूसरी तरफ झांका। एक मुख्तसर सहन नजर आया। बरामदे में बल्ब रोशन था, जिसकी पीली रोशनी सहन का अंधेरा दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे सबसे ज्यादा खतरा कुत्ते से था। घर में कुत्ता होने की सूरत में मैं सहन में उतरते ही पकड़ा जाता, मगर थोड़ी देर इंतजार के बावजूद जब किसी कुत्ते के आसार दिखाई न दिए तो मैंने पाइप दीवार के साथ खड़ा किया और हाथों के बल पर लटक गया। यूं मेरे पांव से जमीन का फासला 4-5 इंच से ज्यादा नहीं था। जख्मी टांग को हल्का सा समेटते हुए मैं बाएं पांव पर कूद गया। ऊपर संभाल कर रखने के बावजूद दाहिनी टांग को जोरदार झटका लगा था। बड़ी मुश्किल से मैंने दर्द भरी कराह को होंठों में दबाया था। चंद लम्हे दीवार पर सर टेके खड़ा रहा। दर्द में अफाका होते ही मैं पाइप के सहारे अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। पिछला मकान मुतमव्विल शख्स का था, लेकिन वो मकान किसी सफेद पोश का दिखाई दे रहा था। मकान की बनावट ऐसी नहीं थी कि घूम फिर कर अकबी जानिब से जायजा लिया जा सकता। कमरों की दीवारें मकान की 4 दीवारी का हिस्सा थीं, इसलिए कमरों का अकबी हिस्सा गली में आ रहा था। सहन में गाड़ी वगैरह का न होना मकीन की मुफलिसी के साथ मेरी बेबसी का भी मजहर था, क्योंकि कार की मदद से वहां से निकला जा सकता था। बरामदे के सामने पहुंचते ही मैं शशोपंज में पड़ गया था। घर वालों को धमकाने को मेरे पास हथियार मौजूद नहीं था। अगर मकीन मुझे पुलिस के हवाले करने पर तुल जाते तो मेरा जान छुड़ाना नामुमकिन हो जाता। यूं घर में दाखिले का मेरे पास एक ही जवाब था कि मैं अपने मुजरिम होने का एतराफ कर लेता। यकीनन मकीन गुज़श्ता शब साथ वाले मकान में होने वाली फायरिंग से महसूस हो चुके थे, और अब एक जख्मी को घर के सहन में देखकर उन्हें मेरे बारे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत न होती। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दरवाजा खुला। मेरे पास पीछे हटने की मोहलत नहीं थी। कौन है? एक निस्वानी आवाज उभरी। अगले ही लम्हे 30-32 साल की कबूल सूरत खातून बाहर निकली। आंखों पर स्याह चश्मा और हाथ में छड़ी पकड़े होना उसके नाभीना होने की चुगली खा रहा था। मैं खामोश रहा। वो एतमाद से बोली, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारे पाँव की आहट ही मुझे बाहर लाई है। मैं फिर भी खामोश रहा। उसकी तंजिया हंसी उभरी। एक अंधी मोहताज के पास तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने खामोशी तोड़ी। 2 निवाले रोटी तो मिल ही जाएगी। वो बोली, तुम तकलीफ में हो। उसका अंदाजा मुझे हैरान कर गया। मैं हैरानी नहीं छुपा सका था। बोला, कैसे पता चला? खातून ने कहा, देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ। तुम्हारी आवाज में दर्द छुपा है।
میں نے اقرار کیا زخمی ہوں۔ وہ متبسم ہوئی، شاید یہ کل کی ٹخ ٹخ کا پھل ہے۔ میں نے کہا آپ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ رکھائی سے بولی، کسی مجرم کو زیب نہیں دیتا کہ ایک معذور کو جوخم میں ڈالے۔ میں بے چارگی سے بولا، تھوڑا سا کھانا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے پر شاید آپ کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، اس کی کیا دلیل کہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا؟ یوں بھی ایک مرد شکم سیر ہونے کے بعد اکیلی عورت کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، کیسے یقین دلا سکتا ہوں؟ وہ اطمینان سے بولی، جو عملی تجربات سے گزر چکی ہو اسے چکنی چپڑی باتوں پر یقین نہیں آ سکتا۔ میرا جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ میرے زبردستی گھر میں گھسنے پر کیسے روکو گی، مگر پھر اس کی مظلومیت پر ترس آ گیا۔ ایک جوان اندھی عورت کو مرد سے جو خطرہ ہو سکتا تھا اس نے کھل کر اظہار کر دیا تھا، اور اس کے پس پردہ آج کے مرد کا کردار ہے۔ یقیناً سارے مرد ایسے نہیں ہوتے، مگر حکم اکثریت کے مزاج پر لگایا جائے گا۔ اس بیچاری کا بھی کسی جنسی درندے سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا اسے یہ تجربہ ایک سے زیادہ بار ہو چکا ہو، تبھی وہ کسی مرد پر اعتبار کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دو گی؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، بالکل نہیں دوں گی۔ میں کہیں اور جانے کی حالت میں نہیں تھا، مگر ایک سہمی ہوئی عورت کی مرضی کے خلاف اس کے گھر میں گھسنا کسی طور مناسب نہیں تھا، ورنہ اس کے پاس مجھے روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے کہا، معافی چاہتا ہوں، آپ کو زحمت دی، اور میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، کیونکہ اب کوئی اور دیوار عبور کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ کافی دیر رکنے کے بعد قدم آگے بڑھاتے ہوئے میرے ہونٹوں سے ہلکی سی برآمد ہوئی۔ ہونٹ بھینچ کر میں نے کراہوں کا گلا گھونٹا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی اضطراری آواز گونجی، ٹھہریے، شاید آپ زیادہ زخمی ہیں۔ اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ غیرت دکھانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میں رک گیا۔ وہ بولی، آ جائیے، کسی مجبور کو در سے دھتکارنا مناسب نہیں ہوگا، اور بنتی کرتی ہوں وقت آنے پر تم بھی ترس کھا لینا۔ اس کی خوف میں لپٹی ہمدردی نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ میری مدد سے پہلے وہ میرے شر سے پناہ مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کون سے درندہ صفت مرد تھے جنہوں نے اس مظلوم کو مرد ذات سے اتنا متنفر کر دیا تھا، مگر وہ وقت استفسار یا اس کی کہانی سننے کا نہیں تھا۔ ٹانگ کی تکلیف میں کمی یا ٹھہراؤ کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ جب تک زخم صاف کر کے مناسب مرہم پٹی نہ ہوتی اور درد کش گولیاں نہ ملتی، یہ حالت برقرار رہنا تھی۔ ایسے زخم جن کی بر وقت دیکھ بھال نہ کی جائے بعض اوقات ناسور بن جاتے ہیں۔ ایسا ہونے پر ٹانگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں زبانی کلامی وعدے کی بجائے عملی نمونہ پیش کر کے اس کے دل سے کم یہ غلط فہمی دور کر سکتا تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ایک طرف ہو کر اس نے مجھے داخل ہونے کا راستہ دیا۔ ایک کھلا کمرہ تھا جس کے دائیں بائیں دو اور کمروں کے دروازے تھے، جبکہ عقبی جانب باورچی خانہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں رکھا پرانا صوفہ سیٹ، چند کرسیاں اور دو میزیں اسے ڈرائنگ روم ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے بیٹھنے کو پلاسٹک کی کرسی کو ترجیح دی تھی، کیونکہ صوفہ زخمی ٹانگ کے خون سے داغدار ہو سکتا تھا۔ میرے نشست سنبھالنے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بولی، صوفے پر بیٹھے نا۔ اس کے سننے کی حس غضب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس سے کوئی نعمت لیتا ہے تو بدلے میں دوسری حس میں ناقابل بیان اضافہ کر دیتا ہے۔ میں نے وضاحت کی، زخمی ٹانگ سے خون رس رہا ہے، صوفہ گندا ہو جائے گا۔ وہ بولی، میں طبی امداد کا سامان لاتی ہوں، اور وہ بغلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اعتماد سے اٹھتے ہوئے قدم ظاہر کر رہے تھے کہ گھر کے چپے چپے سے وہ خوب واقف ہے۔ قریب پہنچ کر اس نے چھڑی سے دروازے کی تصدیق کی اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ طبی صندوقچہ یعنی میڈیکل بکس اٹھائے نمودار ہوئی۔ چھوٹے قدم رکھتے ہوئے وہ نزدیک آئی۔ چھڑی سے میز ٹٹول کر اس نے صندوقچہ اوپر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہونٹوں پر خوشگوار تبسم بکھیرے وہ گویا ہوئی۔ بینائی ختم ہونے سے پہلے میں نرس تھی۔ 8 سال پرانی بات ہے، لیکن کام بھولی نہیں ہوں۔ اب ذرا زخم کی تفصیل بتاؤ تاکہ مرہم پٹی کر سکوں۔ میں نے کہا، داہنی ران میں عقبی طرف سے گولی لگی ہے اور سامنے سے نکل گئی ہے۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں میرا حوصلہ بڑھایا۔ یقیناً ہڈی بچ گئی ہے، ورنہ چل نہ سکتے، اور گولی کا نکل جانا بھی تمہاری خوش قسمتی ہے۔ میں ہولے سے بولا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیدی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ لمحے بھر کو وہ سن ہو گئی تھی، پھر نشست چھوڑتے ہوئے بولی، زخم دھونے کو گرم پانی لاتی ہوں، اگر پٹی باندھی ہے تو کھول کر زخم کو ننگا کر دو۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی اور میں پٹیاں کھولنے لگا۔ چونکہ پٹیاں پتلون کے اوپر ہی باندھی تھیں اس لیے زخم سے چمٹی نہیں تھی، البتہ پتلون اتارتے وقت میری کراہیں نکل گئی تھیں کہ کپڑا زخم سے بری طرح چمٹا ہوا تھا۔ میرے زخم کھولنے تک وہ پانی گرم کر کے لے آئی تھی۔
मैंने पतलून उतार दी थी और सिर्फ जांघिया पहना था। उसके अंधा होने के बावजूद मुझे हल्की सी झिझक महसूस हो रही थी, मगर रान नंगा करना मजबूरी थी। जख्म की सफाई उसके अलावा मुमकिन नहीं थी। गोली लगने की जगह छोटा सा सुराख था, मगर जहां से गोली निकली थी उस जगह का गोश्त फट गया था। छड़ी से मेज छूकर उसने पानी का बर्तन रखा और कुर्सी घसीट कर मेरे करीब बैठ गई। मुझे झिझक हो रही थी। मैंने कहा, मैं पट्टी कर लूंगा दीदी। वो इत्मीनान से बोली, नर्स तो गैरों की मरहम पट्टी फर्ज समझकर करती हैं, तुमने तो दीदी बना लिया है, और छोटे भाई की मरहम पट्टी करने में कैसी झिझक। मैंने वजाहत की, आपको नजर नहीं आता तभी कह रहा हूँ कि खुद कर लूंगा। हाथ पकड़ते हुए वो शफकत से बोली, नाबीना हूँ, अनजान नहीं हूँ, मेरा हाथ जख्म पर रखो। मैंने उसका हाथ जख्म पर रख दिया। उसने नरमी से जख्म को छुआ और हौले हौले हाथ घुमाकर पूरे जख्म का जायजा लेने लगी। जख्म को अच्छी तरह टटोल कर वो बड़बड़ाई, पिस्तौल की गोली तो नहीं लगती। मुझे हैरत का झटका लगा। आपको कैसे अंदाजा हुआ? वो बोली, कहा ना, पेशावर नर्स हूँ, पिस्तौल की गोली इतना गहरा शिगाफ नहीं डालती। उसने छड़ी से मेज की जगह का अंदाजा किया और मेज को करीब घसीट कर तिब्बी संदूकचे को खोलने लगी। मैंने उसकी मदद को हाथ बढ़ाए। वो शफकत से झिड़कते हुए बोली, आराम से बैठे रहो, मैं कर सकती हूँ। मैंने झेंपते हुए हाथ खींच लिए। उसने रुई निकाल कर पानी में भिगोई और नरमी से जख्म पर लगाने लगी। अंदाज में पेशावराना महारत के साथ बड़ी बहन की शफकत भी झलक रही थी। गर्म पानी से जख्म को साफ करके वो पायोडीन में रुई भिगोकर जख्म पर लगाने लगी। अगले मरहले में उसने चौड़ी पट्टी काट कर उस पर एक क्रीम मली और पट्टी को जख्म के मुंह पर रख कर ऊपर से पट्टी लपेट दी। मरहम पट्टी होते ही दर्द काफी हद तक कम हो गया था। वो दर्द कुश टीका तैयार करने लगी। मुझे खासी हैरानी हुई थी। मैंने पूछा, दीदी बगैर देखे आपको कैसे पता कि ये कौन सा टीका है? वो बोली, बुद्धू, मुख्तलिफ टीकों की बोतलों का हजम यकसा नहीं होता और मेरे पास चंद किस्म के टीके ही पड़े हैं, आसानी से शनाख्त कर लेती हूँ। टीका तैयार करके उसने मुझे कूल्हे पर लगाया और फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन तैयार करके मेरी रग में लगा दिया। उंगलियों से टटोल कर जिस तरह उसने मेरी रग तलाश की थी, मेरे लिए हैरान कुन नजारा था। एक अंधी मसीहा पहली बार देखी थी। बक्से को बंद करके उसने शफकत से पूछा, खाना खाओगे? मैं बेतकल्लुफी से बोला, सख्त भूख लगी है। वो बोली, गर्म करके लाती हूँ। वो उठने लगी। मैं सूरत से बोला, पहले कोई चादर या तौलिया ला दो कि मैं सिर्फ जांघिए में हूँ। वो शरारती अंदाज में बोली, तो यहाँ एक अंधी के अलावा कौन है जो शहजादे को देखने आएगा? मैं झेंपता हुआ बोला, दीदी मुझे अजीब लग रहा है। वो मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। वापसी पर हाथ में मर्दाना शलवार कमीज थी। बोली, ये पिताजी के कपड़े हैं। उसने साफ लिबास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने शुक्रिया कहते हुए कपड़े ले लिए। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गईं। लिबास तब्दील करके मैंने पुराने कपड़े और खून आलूद पट्टियां वगैरह समेट कर कूड़ा करकट की टोकरी में फेंके और सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो खाना गर्म करके ले आई। आलू भुजिया और तवे की ताजा रोटी थी। मुझे खाना पकड़ा कर वो चाय बनाने चली गई। सख्त भूख लगी थी। मेरे खाना खाने तक वो गर्मा गर्म चाय ले आई और उस वक्त मुझे चाय की सख्त तलब हो रही थी। सिगरेट नस्वार जैसी लत से कुदरत ने मुझे दूर रखा है, लेकिन चाय तो मेरी नजर में कुदरत का तोहफा है। चाय वो 2 प्यालियों में लाई थी। मुझे प्याली पकड़ा कर उसने मेरे सामने नशिस्त संभाली। बोली, अब अपनी कथा सुनाओ। मैंने संजीदा लहजे में पूछा, क्या जरूरी है? वो बोली, नहीं, लेकिन मैं मुश्ताक जरूर हूँ। मैंने कहा, खुद को बेगुनाह कहना तो झूठ होगा। उसने मुंह बनाया, सफाई तो नहीं मांगी। मैं हिचकिचाते हुए बोला, अगर अपने मुताल्लिक सच बताना मुश्किल हो तो क्या करूं? उसने इंकिशाफ किया कि खबरों में सुना है कि हसास इदारे के कमांडोज ने मुल्हिका मकान पर छापा मारकर 2-3 दहशतगर्दों को हलाक किया है, और हकीकत तो ये है कि छापा मार दस्ते के कुछ अफराद मेरे घर की दीवार फलांग कर साथ वाले मकान में दाखिल हुए थे। मैंने जान छुड़ाई, जब आप जानती हैं तो इस्तफसार का मतलब? उसने उलझन जाहिर की, क्या दहशतगर्द तुम जैसे होते हैं जो अकेली औरत को दीदी बना ले? मैंने कहा, अच्छाई और बुराई का एहसास तो ताल्लुक के मरहूने मिन्नत होता है। फाकों से मगलूब होकर दुकान का ताला तोड़ने वाला अपने बच्चों का मसीहा और दुकानदार को डकैत लगता है। वो बोली, फलसफा सुनने का मूड नहीं है। मैं जिसबिस हुआ, दीदी मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। वो शाकी हुई, एतबार नहीं है। मैंने कहा, बेएतबारी किसी खौफ या खतरे के ज़ेरे असर होती है, और आप जैसी नर्म दिल और मासूम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने मुंह बनाया, मैं फोन करके पुलिस को बुला लेती हूँ ताकि ये गलत फहमी तो दूर हो कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैंने कहा लगाया, पुलिस के आने से पहले मैं निकल जाऊंगा। वो बोली, हिल कर दिखाओ। संजीदा लहजे में कहते हुए उसने दायां हाथ गिरेबान में डाला। वापसी पर उसमें लेडीज पिस्टल मौजूद था।
सुनहरी रंग का नन्हा सा पिस्तौल मुनक्कश सांप की तरह मुझे घूर रहा था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने चाय की प्याली धीरे से मेज पर रखी। एकदम उसने तबसरा किया, तुमने चाय की प्याली नीचे रख दी है। मुझे हैरत का झटका लगा, इतनी मध्यम आवाज भी उसने सुन ली थी। काले शीशों की ऐनक को ताड़ते हुए मुझे लगा शायद वो देख सकती है। उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। एकदम नफी में सर हिलाया, देख नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती हूँ, और यकीन मानो अगर पहलू भी बदलोगे तो महसूस हो जाएगा। मैंने बेबसी का इजहार किया, क्या चाहती हैं? मुझे लगा कि उसे बेबस जानना मेरी हिमाकत थी। घर दाखिल होने की इजाजत मैंने अखलाकी तकाजा पूरा करने को मांगी थी, लेकिन वो उस वक्त भी मुसल्ला थी और यकीनन मुझे बजोर रोक सकती थी। वो मुतबस्सम हुई, तुम्हारी गलत फहमी दूर करना चाहती थी। उसका दायां हाथ पिस्तौल गायब करने को गिरबान की तरफ बढ़ गया। मैंने नजरें झुका ली थी कि उसे दीदी पुकारने की निस्बत से वो मेरे लिए मोहतरम और मुकद्दस थी। मैं शाकी हुआ, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? उसने खिफ़्फ़त से पूछा, क्यों खफा हो? मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ। नशिस्त छोड़ते हुए उसने छड़ी से मेज को छुआ और घूम कर मेरे पहलू में आ गई। दीदी से भी कोई खफा होता है भला? मेरा हाथ पकड़ते हुए उसने शफकत से कहा। मैंने कहा, दीदियां डांटती हैं, धमकी नहीं देती। उसने नदामत जाहिर की, क्षमा चाहती हूँ। मैं खिफ़्फ़त से बोला, बेइज्जती तो ना करे ना। वो गुज़श्ता मौजू की तरफ पलटी, क्या आपका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है? मैंने कहा, क्यों? पड़ोसी मुल्क वाला किसी मोहतरम खातून को दीदी बनाने का मजाज नहीं होता। उसकी तफ्तीश से जान छुड़ाने को मैंने बेमौका वावेला मचाया। वो शाकी हुई, ऐसा कब कहा है? मैंने मौजू तब्दील किया, आज रात के लिए पनाह मिल सकती है। उसने हुक्म सादिर किया, मुकम्मल ठीक होने तक तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने मुंह बनाया, अगर यूं ही तफ्तीश होती रही तो शायद आज ही भाग जाऊंगा। वो बोली, मुझे मुसलसल टाल रहे हो। उसका हाथ बाजू पर रेंगता हुआ मेरे कान की लौ तक पहुंचा और उसने कान पकड़कर शफकत से खींचा। बता रहे हो या कान उखेड़ दूं? मैंने कहा, बाज़ औक़ात खामोश रहना मजबूरी बन जाती है कि बंदा झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। सिर्फ इतना यकीन दिला सकता हूँ कि किसी बेगुनाह को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। न भारत सरकार की अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इरादा है और न राजों के हुसूल को आया हूँ। वो बोली, तुम्हारी वजाहत ने मेरी ढारस बंधा दी, वरना यही खुदबुद रहती कि शायद मैंने किसी मुजरिम को पनाह दी है। मैंने साफ गोई से एतराफ किया, किसी को मुजरिम गर्दानना अखलाक नहीं, मुमलिकत के कानून का दायरे कार में आता है और इस लिहाज से मैं मुजरिम हूँ। मेरे सर में चपत रसीद करते हुए वो मुतबस्सम हुई। छोटे, तुम फलसफे की आड़ में अपने सारे राज छुपा लो। मेरे दीदी कहने पर उसके रवैये में न सिर्फ बेतकल्लुफी दर आई थी बल्कि एक किस्म की शफकत भी झलक रही थी। मैंने सवालों का रुख उसकी जानिब मोड़ा। मुझे अपनी दीदी का नाम तक मालूम नहीं। वो बोली, मेरा नाम ममता विष्णु है।